Hello, hello students. This is Arpit Singh, and this is going to be the second part of Lawrence Stern, Tristram Shandy. तो पहली वीडियो में आप सभी ये जान पाए हैं कि ट्रिस्टम सैंडी की कहानी क्या है और उसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं। अब हम बात करेंगे कि ये नॉवल अनकन्वेंशनल क्यों है, इसमें किस ढंग का एक्सपेरिमेंटेशन किया हुआ है। एक नॉर्मल नॉवल में जो वो सभी चीज़ें रहती हैं वो एक लीनियर ढंग से सारी कहानी चलती है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी चीज़ रहती है करेक्टर के साथ। अगर वो बिल्डिंग्स नुमा नॉवल है, अगर वो एक ऐसा नॉवल है जिसमें एक करेक्टर अपनी ज़िंदगी की बात करेगा, ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, शुरुआत से लेके बचपन से लेके उसके कामयाब होने तक की कहानी रहती है। पर इस नॉवल में जो कहानी है वो कहानी खुलती है वॉल्यूम 3 में, जबकि कहानी खुलनी चाहिए वॉल्यूम 1 में। इस नॉवल में अनकन्वेंशनल ढंग से एक्सपेरिमेंटल स्टाइल ऑफ राइटिंग हमें देखने को मिलती है। इस नॉवल में जब आप इसको नॉवल नॉवल हमें सभी को पता है कि 300 पेजेस या 400 पेजेस का एक नॉवल, एक कहानी रहती है। और एक नॉवल में अगर आपको अचानक से खाली काले पेज आपको मिले, पूरा पूरा पेज ब्लैक हो, उस पर कुछ भी ना लिखा हो, तो आपको कैसा लगेगा। इसमें काले पेज इसमें नज़र आएंगे आपको ट्रिस्टम सैंडी नॉवल में, जो कि 1759 में लिखा गया है। वो क्यों नज़र आएंगे, वो एक सिंबॉलिक है कि ट्रिस्टम सैंडी की मदर की जो डेथ है उसको दिखाने के लिए, उसमें शौक मनाने के लिए, मौन करने के लिए। पर यह भी जान के आपको हैरानी होगी कि इस नॉवल में ट्रिस्टम सैंडी की मदर, जो कि एलिज़ाबेथ सैंडी है, उसकी मौत बिल्कुल भी नहीं हो रही। फिर इस नॉवल में आपको ब्लैंक पेजेस भी मिलेंगे। ब्लैंक पेजेस मतलब खाली पन्ने, मतलब लिखा हुआ आप पढ़ रहे हो एज अ रीडर और अचानक से आपको खाली पन्ने मिलें। और खाली पन्ने देने का भी लॉरेंस स्टर्न का एक आइडिया है उसके पीछे भी। वो एक पॉज देना चाहता है कहानी को। और ब्लैंक ब्लैंक पेजेस जो हैं वो वॉल्यूम 3 के एंड को डिले कर देते हैं। मतलब ट्रिस्टम सैंडी के बर्थ को और डिले कर रहे हैं ये खाली पन्ने। आप खाली पन्ने पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे और वॉल्यूम 3 में जा घुसोगे अब। और तब आपको नज़र आएगा कि ट्रिस्टम सैंडी का जन्म हो रहा है। इस नॉवल में आपको अनकन्वेंशनल पंचुएशन मार्क्स भी मिलेंगे। आपको इस नॉवल में डैशेस का उपयोग मिलेगा, एपिलिप्सिस का उपयोग मिलेगा, और जो कॉमास हैं वो नॉन स्टैंडर्ड वेज में दिए गए होंगे। और इस ढंग से ये नॉवेल्स में एक इंटरप्शंस, एक डाइग्रेशंस शो करता है। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशंस भी मिलेंगी। इलस्ट्रेशंस मतलब कुछ तस्वीरें भी मिलेंगी, कुछ साइड नोट्स भी मिलेंगे, जिससे नैरेटिव के ऊपर, कहानी के ऊपर राइटर का कमेंट भी नज़र आएगा। वो खुद कहानी लिख रहा है, ऑटोबायोग्राफी, और उसके ऊपर वो कमेंट खुद ही कर रहा है। शायद वो जैसे खुद उसको नॉवल को लिखते हुए रीड भी कर रहा है। उसके बाद आपको इस नावल में इंटरप्टेड टेक्स्ट मिलेगा। इंटरप्टेड टेक्स्ट का मतलब कि जो लिखा हुआ है वो कभी अपसाइड डाउन और कभी फ्रेगमेंटेड हिस्सों में आपको नज़र आएगा। और इस नावल में जो टाइटल पेज है, जिसमें फुल टाइटल है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टम सैंडी जेंटलमैन, ये शो करता है कि कन्वेंशनल ऑटोबायोग्राफी है, पर नॉवल में तो डाइग्रेशंस से भरा हुआ है, जिससे ये टाइटल खुद ब खुद आयरॉनिक हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और प्लेफुल हो जाता है। इस नॉवल में आपको मार्बल्ड पेज भी मिलेगा। मार्बल्ड पेज कैसा नज़र आता है? ऐसा नज़र आता है। मार्बल्ड पेज असल में एक पेज रहता है जिसमें कुछ कलर्स दिए होते हैं। वाइट, ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड की फ्रंट पे कुछ मार्बल्स, कंचे, कलरफुल कंचे आपको नज़र आते हैं। तो ये नावल जो है, ये मार्बल्ड पेज जो है, एक टाइपोग्राफिकल एक्सपेरिमेंटेशन है। और बुक बाइंडिंग में मार्बल्ड पेजेस आपको मिलते हैं। और
ये जो एक प्लेफुल ढंग है लॉरेंस स्टर्न का ट्रिस्टम सैंडी नॉवल में, ये एक प्लेफुल पैटर्न को, प्लेफुल मेथड को दिखाने के लिए मार्बल पेजेस भी उसने बीच में दिए हुए हैं। उसके बाद और क्या एक्सपेरिमेंटेशन है इस नावल में? इसमें वैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें नॉन लीनियर नैरेटिव है ये। इसमें कहानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं चलती, इसमें कहानी आगे पीछे जंप करती है। इसमें आपको डाइग्रेशंस और इंटरप्शंस भी मिलते हैं। डाइग्रेशंस और इंटरप्शंस मतलब मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। लॉरेंस स्टर्न ने मिशेल डी मोंटेन, जो कि एक फ्रेंच एसिस्ट था, उसको उसको भी काफ़ी उसने एडमायर किया, और उसी ढंग से इसमें भी उसने लिखा है। ट्रिस्टम सैंडी नॉवल को भी उसके मोंटेन के एसेस जैसे लिखा हुआ है। और इसमें ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल भी आपको नज़र आता है। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल जो है, इसके लिए हम इस नावल को मेटाफिक्शन भी कह सकते हैं। मेटाफिक्शन एक ऐसा फिक्शन जिसमें जो राइटर है वो रीडर्स के साथ बात करता हुआ नज़र आता है। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल एक्चुअली एक थिएट्रिकल टर्म से ली गई ये टर्म है, जिसमें जो प्लेज में जो परफॉर्म कर रहे करेक्टर्स हैं वो ऑडियंस के साथ बात करते नज़र आते हैं, तो इसको ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल कहते हैं। इसमें कुछ विजुअल एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इसमें वर्ड प्ले और नॉनसेंसिकल वर्ड भी यूज़ किए गए हैं। इसमें लिटरेरी फॉर्म्स की पैरोडी भी की गई है, लिटरेरी फॉर्म्स का मजाक भी उड़ाया गया है। और इस नावल में जो करेक्टर्स हैं जो कि डेवलप होने चाहिए प्रॉपरली, उनकी फ्रेगमेंटेशन इसमें आपको दिखाई गई है। इसमें कहानी ओपन एंडिंग और अनफिनिश्ड कहानी है, मतलब ये नावल जो है ओपन एंडिंग से बंद होता है और कहानी भी पूरी नहीं करता। ये नावल, जैसे कि पहले बताया, कि ये एक मेटा फिक्शन है। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल ये करता है, और नैरेटिव्स जो हैं, कहानी जो है, वो रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। इसमें जो नैरेटर है, हर कहानी का एक नैरेटर होता है। ट्रिस्टम सैंडी खुद इसमें एक नैरेटर है, पर उसको अनरिलायबल कहा गया है। अनरिलायबल का अर्थ होता है जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये भी जो है अनरिलायबल नैरेटर इसमें मिलता है, जिसकी बताई हुई बातों के ऊपर रीडर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकता। इस नावल में फ़िलोसॉफ़िकल और थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस भी हैं, क्योंकि इस नावल का जो राइटर है वो खुद एक क्लर्जीमैन था। तो इसमें पार्सन यॉरिक, एक पार्सन पादरी यॉरिक नाम का यहाँ पे नज़र आता है। तो कंक्लूजन में हम कहेंगे कि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टाइल से लिखा हुआ नावल है। और इस नावल को कैसे रिसीव किया, सैमुअल जॉनसन उस टाइम का राइटर, सैमुअल जॉनसन ने इस नावल को अच्छा नहीं माना। उसने तो इसके लिए कहा, नथिंग ऑड विल डू लॉन्ग, ट्रिस्टम सैंडी डिड नॉट लास्ट। कहता ये कोई भी ऑड चीज़, कोई भी अनकन्वेंशनल चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। ट्रिस्टम सैंडी ज़्यादा देर तक नहीं चला, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। इसके जवाब में आर्थर सॉफननेयर जो कि जर्मन फ़िलासफ़र था, उसने कहा कि लॉरेंस स्टर्न ने ये नावल अच्छा नावल लिखा है, और ये लॉरेंस स्टर्न जो है वो 100 पेडेंट्स की वर्थ रखता है। और जबकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो रिव्यू दे रहा है लॉरेंस स्टर्न के ट्रिस्टम सैंडी को, वो एक कॉमन प्लेस फेलो है, वो एक आम राइटर है। तो ये जो है सारा हमारा नावल हो चुका है। आप अब वन बाय वन सभी एमसीक्यूज़ को पॉज करके खुद ब खुद आंसर आप ले सकते हो। यहाँ पे आप पॉज कीजिए और देखिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर हो सकता है, इसका क्या आंसर हो सकता है, ये सभी आप देख पा रहे हो। दिसंबर 2014 का क्वेश्चन, तो ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे अगर आपने मेरी इस लेक्चर को अच्छे ढंग से सुना है।
तो आई होप इतने मुश्किल नावल जो हर एक के समझ में नहीं आता और सबसे इम्पोर्टेंट नावल माना जाता है, इसको आप कर पाओगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ऐसे मेरे नोट्स चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9465153150। थैंक यू सो मच।